तो अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो इस फॉर्मूले से निकलेंगे, और सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड करा देंगे, दिस इज सीरीज एंड दैट वन इज पैरेलल। ठीक है। अच्छा जी, अब यार ये सर्किट सॉल्व करने हमने, तो जरा देखो किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। अगर ये आपके पास 2 ओम्स का रेजिस्टर है और ये 4 ओम्स का रेजिस्टर है, और मैं कह रहा हूँ फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। तो सर 6 आ जाएगी। शाबाश। तो आर टोटल जो होगा वो होगा R1 प्लस R2, क्योंकि ये सीरीज में। ठीक है। एंड दैट इज गोइंग टू बी 4 + 2, दैट इज 6 ओम्स। ये तो इजी था। ठीक है। अब इन्हीं दोनों रेजिस्टेंसेस को मैंने लगा दिया पैरेलल में। अब पहले आप फॉर्मूला लिख के दिखाओगे कि भाई 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू R1R2/R1 प्लस R2। ठीक है। कोई भी बच्चा डायरेक्ट ही फॉर्मूला ना लिखे यार, मैं बार बार बता रहा हूँ। R1 की वैल्यू 2 ले लेते हैं, R2 की वैल्यू 4 ले लेते हैं, R1 2 है और 4 है, तो ऊपर वालेकुम अस्सलाम, ये आ गया 1.5 ओम्स। ठीक है भाई। तो साथ अल्हम्दुलिल्लाह कल आप क्लास में साथ थे और आपने कल काफ़ी अच्छी पढ़ाई की थी। उसके बाद मैंने ये पढ़ा है कि बेटा जो बैटरी से जो एनर्जी निकलती है उसको ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वो केमिकल एनर्जी होती है जो बैटरी से निकलकर ड्राइव करती है चार्जेस को। यानी चार्ज तो मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, मगर उन इलेक्ट्रॉन्स को पुश चाहिए होता है, धक्का चाहिए होता है, एक फोर्स चाहिए होती है जो उनको सर्किट में मूव करवाए, तो वो होती है ईएमएफ। ईएमएफ का सिंपल फॉर्मूला होता है द वर्क डन टू मूव अ चार्ज। तो सर वर्क डन हमने जूल्स में पढ़ा है जी। ये फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखी हुई है यहाँ पे, मैं ये शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर नोट्स। ठीक है। ठीक है सर। ऑलराइट, जी सर। सो दैट इज द थिंग। ओके। तो हमने अभी पढ़ा कि भाई हम जो है अपने कंपोनेंट्स को, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनको दो तरह से जो है वो कंबाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज में यानी एक के बाद एक, और पैरेलल में यानी एक के सामने एक। ठीक है। अब सीरीज और पैरेलल में जब हम कंबाइन करते हैं, तो जैसे हम हमारे सिलेबस में सिर्फ रेजिस्टर्स के बारे में, कि रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो हमने निकालनी है सीरीज और पैरेलल में। ठीक है। तो सीरीज ये वाला है। अगर आपको सीरीज के अंदर 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और उनको आपने रिप्लेस करना है एक से, या फिर आप ये चाहते हो कि आप उनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, तो आपने दोनों की वैल्यूज को सिंपली ऐड ऑन करना है। ये हो गया सीरीज के अंदर। इफ यू हैव समथिंग इन पैरेलल, सो फॉर पैरेलल आप क्या करोगे, फॉर्मूलाज के डिफरेंट है। ये फॉर्मूला क्यों है, कैसे है, ये आप एएस में जाके इंशाल्लाह फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। फिर इसको सिंप्लीफाई किया क्रॉस करके और इसको रेसिप्रोकेट करके, क्योंकि मुझे आर चाहिए था, तो आर इक्वल्स टू R1R2/R1 प्लस R2, और आपने इनको वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकाल लिया। एक बात मेरे बच्चों याद रखनी है कि सीरीज के अंदर जो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू से बड़ी होगी, और पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो उनकी इंडिविजुअल वैल्यू से छोटी होगी। ठीक है। ये बात याद रखनी है। सही। अब थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल को हम डिस्कस करते हैं। ये सबने नोट कर लिए, ये सबने नोट कर लिए। जी। सही। जी सर। ठीक है। अब जरा हम सीरीज सर्किट को देखते हैं कि सीरीज सर्किट में क्या क्या है और इसके प्रोस और कॉन्स क्या है। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये है सीरीज सर्किट। ठीक है। इस सीरीज सर्किट में हमने इस 2 रेजिस्टर्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसको R1 कह दिया और इसको R2 कह दिया। बहुत ध्यान से समझना है बेटा, सर्किट्स आगे तक चलेंगे इंशाल्लाह। एएस के अंदर पूरा इतना बड़ा टॉपिक है ये सर्किट्स का। ठीक है। आप इंशाल्लाह अगर कोई मेरा बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाता है या कंप्यूटर साइंसेस के बीएस करना चाहता है, तो सर्किट से आपका वास्ता तब भी पढ़ने वाला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो है ही पूरी, तो ये चीज़ है। ठीक है। तो जो बच्चे सऊदी अरब में रह रहे हैं या जो बच्चे गल्फ में रह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब तक दुनिया है तब तक पावर रिसोर्सेज चलते रहेंगे। ठीक है भाई। सो ये बहुत ही जबरदस्त फील्ड है, इंशाल्लाह दैट्स गोइंग टू बेनिफिट यू ऑल। अगर कोई जो है ना ये एनर्जीज की तरफ और इस तरफ जाना चाहे, तो अब ये जो बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करी है ये वी है। ठीक है। अब मैं अपने बच्चों को ये बता रहा हूँ कि बेटा करंट का ताल्लुक रास्ते से है और वोल्टेज का ताल्लुक पॉइंट से है। ठीक है। इस वीडियो को दोबारा देख लोगे तो इंशाल्लाह ताला ये चीजें याद हो जाएंगी। करंट का ताल्लुक रास्ते से है और वोल्टेज का ताल्लुक पॉइंट से है। अगर रास्ता तब्दील नहीं होगा तो करंट सेम रहेगा, अगर
रास्ता तब्दील होगा तो करंट डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो, इस बैटरी ने ईएमएफ प्रोवाइड किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से करंट पॉजिटिव से चलना शुरू हुआ। क्या रास्ता चेंज हो रहा है? यानी कि नहीं क्या सर, एक वही है ना, पाथ रास्ता नहीं तो चेंज वही हुआ। है भाई, जो करंट जिस पाथ में शुरू में जा रहे हैं वो तो वही है। तो इसका मतलब कि हमारे पास करंट जो है, जो R1 पे जाएगा वही R2 पे जाएगा। ठीक है, तो आपने नोट का पहला पॉइंट क्या बना लिया कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है। तो जो करंट बैटरी से निकला यानी कि आई है, वही आई R1 पे चला गया और वही आई R2 पे चला गया, करंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? नहीं, ये अच्छी और खराब बात कुछ भी नहीं है, ये अच्छी बात भी हो सकती है कि भाई दोनों कंपोनेंट्स में सेम करंट आ रहा है। ठीक है, ओके जी, तो ये है। अब ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आके डिवाइड होने वाला है। सही है, वोल्टेज यहाँ पे चला गया V1 और यहाँ पे चला गया V2। ठीक है, सही है बेटा। अब अगर आपने कभी भी निकालना है कि आपके पास R1 पे कितना वोल्टेज जा रहा है, तो आपने सिंपल क्या करना है, अगर आपने V1 निकालना है तो आप लेंगे R1 अपॉन R टोटल मल्टीप्लाई बाय टोटल V, रेशियो मेथड। ओके, और अगर V2 निकालना है तो R2 अपॉन R टोटल मल्टीप्लाई बाय V। याद है, रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय द टोटल अमाउंट, ये पढ़ा है ना हमने। डिवाइड ए बी सी के अलोंग 1 2 3, और हमने $300 को शेयर करवाने, तो आपने कहा था अगर ए का शेयर है तो ए की वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट टू बी शेयर्ड, वही करा है यहाँ पे। तो R1 की रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय जिस अमाउंट को शेयर करवाने। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोगों ने क्या बात अखज की, वो ये बात अखज की कि भाई हमारे पास जी जो बैट ईएमएफ है, जो टोटल, हाँ हाँ, जो टोटल ईएमएफ है ना, वो टूटेगा, यानी इस पे जाएगा, फिर जो बचेगा वो इस पे जाएगा, यानी वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। नहीं, V1 वो है जो R1 में एंटर हुआ। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अब टोटल वोल्टेज जो, यानी ये जो टोटल वोल्टेज आ रहा है ना, इसका कुछ पार्ट ये रखेगा अपने पास। बिल्कुल सही, मैं आपका पॉइंट समझ गया जो आप कहना चाह रहे हो कि सर V1 जो है वो है जो आर, अच्छा देखो, अब ये होगा कि रेजिस्टर जो है ना रोकेगा उसको, तो टोटल वोल्टेज में से जितना वोल्टेज उसको मिला वो V1 हो गया, उसने जो आगे दिया वो V2 हो गया। सही है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि पूरा पूरा उस पर आएगा, नहीं, वो अपना अपना हिस्सा रखेगा और फिर आगे देगा, तो उसको जितना मिला वो V1 है, उसको जितना मिला वो V1 है। ठीक है, अब पास द पार्सल हो रहा है, उसमें भाई एक बंदे ने अपने पास रखा, जो उसका हिस्सा आ गया वो V1 हो गया, जो उसने आगे दिया वो V2 हो गया। ठीक है, तो ये नहीं कि V और V1 सेम है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि भाई सीरीज जो है, सीरीज सर्किट में, सीरीज के अंदर क्या हो गया, पॉइंट्स निकालो, तो सीरीज के अंदर करंट जो है वो सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइडेड, वोल्टेज का दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अब मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल वोल्टेज है यानी ईएमएफ है जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, वो V1 और V2 में स्प्लिट हो गई। ठीक है, अब एक बात याद रखनी है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा आपकी वोल्टेज की वैल्यू होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो वोल्टेज, इफ वोल्टेज इज बिगर रेजिस्टेंस इज बिगर, या हम उल्टे अल्फाज में कह सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस बड़ी होगी तो वोल्टेज ज्यादा है। ठीक है, और स्मॉलर द रेजिस्टेंस लेसर इज द वोल्टेज डायरेक्टली। तो ये तो हो गया हमारा सीरीज सर्किट। सीरीज का एक नुकसान है, सीरीज का एक नुकसान क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक कंपोनेंट मेल फंक्शन कर जाता है,
ठीक है भाई। तो अब आप जरा बताएं, ये जो हमारे पास 12 BLF और 14 की लाइटें लगती हैं, ये सीरीज में लगती होंगी? जब आप कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, बैटरी की बात कर रहे हैं, बल्ब की? नहीं, मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ या फिर रेजिस्टर की। ठीक है। अब मैंने इसकी एग्जांपल, हाँ, यानी कि सर्किट फेल हो जाएगा, सर्किट। अच्छा, अब ये सीरीज सर्किट हमें यूजली कहाँ देखने को मिलता है पता है आपको? जहां पे हमें एक स्विच से सब कुछ ऑन करना होता है। यूजली कंप्यूटर लैब्स होती है ना, कंप्यूटर लैब्स के अंदर मैंने एक दिन एक बच्चे को भी एग्जांपल दी थी कि भाई स्कूल के जो कंप्यूटर लैब्स होते हैं या फिर नेटवर्किंग हुई हुई है, सारे कंप्यूटर ज्वाइन हुए, ठीक है। अब वो जो लैब इंचार्ज है वो आते हैं, वो टक से एक स्विच ऑन करता है, सारे कंप्यूटर ऑन हो गए, वो अलग अलग जाके नहीं ऑन कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो सीरीज में कनेक्टेड है। लाइट्स है सारी, ठीक है, लाइट्स है वो सीरीज में, टक करके ऑन किया, सारी जल गई, एक एक को अलग अलग नहीं जलाना पड़ा। तो सीरीज का ये फायदा है, ठीक है। सीरीज के नुकसान क्या है कि आपके पास अगर एक कंपोनेंट, क्योंकि करंट को आगे जाना है, करंट को रास्ता ही नहीं मिलेगा, ठीक है, बीच में रुकावट आ गई, हिंड्रेंस आ गई, तो वो आगे नहीं जाएगा, तो सर्किट हमारा फेल हो गया। सबको ये बात समझ आ गई? जी सर, समझ ठीक में है, आ रहा जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आगे चलते हैं, और चलो भाई। हाँ, ये पैरेलल में लगी हुई होंगी, 100%। सही है, ये पैरेलल में लगी हुई होंगी, क्योंकि अगर ये, ठीक है, कहीं पे भी अगर ये सीरीज में होती ना, तो और घर की कनेक्शन में अभी पूछने वाला था आप लोगों से कि हम घर में क्या प्रेफर करेंगे। तो घर में तो ऐसा होता नहीं है ना कि एक कंपोनेंट खराब हो जाए तो बाकी ना चले, घर की पैरेलल वायरिंग होती है, ठीक है, घर की पैरेलल वायरिंग होती है। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये सबने कॉपी कर लिए? यार किसी को समझना है प्लीज बताना। नहीं ये सर, मुझे आप समझ में और आ रहा समझ आ रहा है। आप लोगों की क्लास है, फ्रैंकली आपने सर को रुकवा देने और पूछते रहने, ठीक है। कोई बच्चा भाई खामोश ना रहे तकल्लुफ समझ के, ठीक है। समझ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब पैरेलल कंपोनेंट्स, पैरेलल में क्या है बेटा कि हमने इसको यूं लिया और इसको यूं लिया, और हमने इनको आपस में एंड टू एंड ज्वाइन नहीं किया, बल्कि एक बार से ज्वाइन कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखो, अगर ये करंट निकल के यहाँ से आ रहा है, ये वोल्टेज प्रोवाइड हुआ, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला, इनके पॉइंट सेम है, यानी एक के नीचे एक। तो जो वोल्टेज इस पे जाएगा वही वोल्टेज इस पे जाएगा, क्योंकि आपके पॉइंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। हाँ, मगर रास्ता चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से जो करंट आएगा वो यहाँ टूट के इसका हिस्सा जाएगा, बाकी इस पे जाएगा, वही वाला इस पे जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी कि ये जो करंट आई है, ये करंट आई स्प्लिट हो रहा है I1 और I2 के अंदर। आई होप इट्स क्लियर। यानी कि अगर मैं ये वाला जंक्शन पकड़ लूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, इंशाल्लाह आप लोग पढ़ोगे अपने ए लेवल्स के अंदर किरचॉफ लॉ में। So if I'm talking about this one, and you have got a current which is coming over here, let me call this I. So this I has been splitted up into I2 and I1. Getting? यानी कि मैं कह सकता हूँ कि I बराबर है I1 प्लस I2 के। टूट गया, ठीक है, बात समझ आई? करंट है इस पैरेलल में, वो टूटेगा जिस तरह वहां वोल्टेज टूटा था, और जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू थी उतना ज्यादा वोल्टेज जाएगा उस रेजिस्टर पे, तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना कम करंट जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि रेजिस्टर का काम होता है करंट को रोकना, ठीक है। तो if you guys want to find how much current is going across each of the resistor, so you can do the same thing that you use. So you can just do I1 equals to R1 over R total. Okay, but make sure R total has to be found using that formula, the other one, not direct. You have to do like 1 upon R wala thing. And okay. तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इफ वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स, ओके, मिसाल के तौर पे भाई ये वाला खराब हो गया, तो करंट जो है जो यहाँ पे आना था वो ठीक है, मगर ये वाला तो इसका चलेगा ना, ये तो सर्किट कंप्लीट है, न्यू चलता रहेगा। ये वाला गया, नहीं चले। तो उमर के घर की एक बत्ती खराब हो गई है, जो उमर अपनी सुस्ती से नहीं सही कर पा रहे, मगर 3 चल रही है, जब तीनों बंद होंगी तब जाएगा ये फिर सही करने, ठीक है। है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। हाँ, सर, व्हाट मेक्स दैट वन लाइट फ्यूज? लाइक उसके पीछे की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है? करंट फ्लो क्या? उस एक पर्टिकुलर जो
आपका वो है, हाँ उस लाइट का जो पर्टिकुलर जो उस लाइट का सप्लायर है उसके अंदर जाना बंद हो गया है, क्या टेक्निकल रीजनिंग क्या है? टेक्निकल रीजनिंग ये है कि बल्ब खराब हो गया, लेट सपोज, ठीक है, बल्ब फेल हो गया या वायर में कहीं डिस्कनेक्शन हो गया, ठीक है, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, ठीक है, कहीं पे ब्रेकेज आ गया, ठीक है, वायर वायर जो बोलो। उसको पूछो पैरेलल लगा रहे हो सीरीज में लगा रहे हो। बोले भाई हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, बस आज मैंने तुम्हारे साथ बैठ के सर्किट बनाने। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास पैरेलल का फायदा क्या है कि इफ वन कंपोनेंट फेल्स, अमान अभी तक तुम हो मीटिंग में? जी सर। अरे यार बस ठीक है, जल्दी से ये फैब का फर्स्ट वीक गुजरे ताकि तुम हमें मेरे साथ रहो पूरी क्लास में। अच्छा उमर, कल की रिकॉर्डिंग है ना हमारे पास? हाँ जी सर सर इतने मैंने बिजी है, भेजा टाइम है। ही नहीं मिलता। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अयान तुम डेफिनेटली लिख लो, और अगर तुम अपने साथ अपना फोन कैरी कर लो और उसमें जो है ना जरा ये क्लास नोट करते हुए जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा ना लिखवाऊंगा। सर मैं ठीक करता है, हुआ ही जाऊंगा। बस ठीक है, तो तुम निकल जाओ, 6 o'clock वाले निकल जाए बस, ठीक है, और क्लास को ऑब्जर्व करते हुए रहे, इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से केमिस्ट्री के लेसन में मुलाकात होगी। चलो, ठीक है सर, इफ द केमिस्ट्री कंपोनेंट लेसन की फेज, क्या टाइमिंग होगी? यार केमिस्ट्री लेसन कल करेंगे इंशाल्लाह ताला 9:30 से 10 के इन बिटवीन में, मैसेज कर दूंगा तो ज्वाइन कर लेना फिर रात में, ठीक है। मतलब 8:30 से 9:30 हमारे लिए, ठीक है सर, ओके। हाँ 8:30 से 9:30 के इन बिटवीन आई मैसेज यू टू ज्वाइन, ठीक है सर, ठीक ओके, है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज। सो इफ अ कंपोनेंट फेज द सर्किट कीप्स ऑन वर्किंग, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ पैरेलल सर्किट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, सेम वोल्टेज जाएगा दोनों कंपोनेंट्स में, ये भी एक एडवांटेज है, ठीक है, सेम वोल्टेज जाएगा, सही। तो ये हमारे पास पैरेलल हो गया। तो जहां पे हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ज्यादा एडवांटेजेस होता है, तो थोड़ी सी रिसर्च करना है इसके ऊपर कि कहाँ कहाँ पैरेलल लगाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में और कहाँ कहाँ सीरीज यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़े से सर्किट सॉल्व करेंगे, तो मेरे बच्चे मेरे साथ रहना। अब मिसाल के तौर पे हमें ये सर्किट दिया गया है 2 ohms, 4 ohms, और ये मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज 6 ohms, ठीक है, और मुझे कहा है कि आर टोटल निकालना है, सही। चलो भाई उमर बताओ कितने टोटल रेजिस्टेंस है? अच्छा, अब 3 रेजिस्टेंस को सॉल्व करना तो हमने नहीं सीखा, हमने सीखा 2 को सॉल्व करना, कि सर अगर 2 सीरीज में तो वाह लिया, क्या बात है उमर, क्या बात है, बेहतरीन। कैसे सॉल्व करोगे इसको पता है? पहले 2 को सॉल्व करोगे, फिर 2, फिर उसको एक बनाकर तीसरे वाले के साथ सॉल्व करोगे। अब मैं इसकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि क्या किस तरह से करनी है। ये एक तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन हो गया, और एक कॉम्बिनेशन हम और बना लेते हैं, वो कॉम्बिनेशन ये होगा कि इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। अब हमारे पास अगर ये सर्किट है, पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, तो इस सर्किट के अंदर यू कैन सी हियर दैट 2 आर इन सीरीज एंड 1 इज इन पैरेलल। तो बेटा हम करेंगे ये कि हम पहले सीरीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक बना लेंगे, ठीक है, तो 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा। ये हमने सॉल्व कर लिया और इसको हमने बना लिया सीरीज में, तो हमने इसको एक कंसिडर कर लिया, और ये 2 और 4 डायरेक्टली ऐड होकर 6 हो जाएगा, ठीक है। आर यू गाइस गेटिंग?
और फिर ये 6 होके पैरेलल में एक और 6 के साथ आ जाएगा। सही हो गया। जी सर। अब आप इसको जो है वो 1/r के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो R1 R2 इंटू R1 प्लस R2। और एक बात याद रखनी है कि अगर दो रेजिस्टर्स सेम वैल्यूज के हैं तो आंसर वही आएगा जो एक की वैल्यू है, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या सर की बात सही है, नहीं अल्लाह करे सही है, मुझे लग रहा है सही होगी, ठीक है। नहीं, हाफ हो गई, हाफ हो गई, हाफ हो गई, भूल गया था। सर 3। तो अब क्या है यहाँ पे रूल ये है कि अगर दो रेजिस्टर्स एक ही वैल्यू के हैं और उनको हमने पैरेलल में लगाया है तो उनका आउटकम जो आएगा वो उनका हाफ होगा, यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम होकर निकलेगी, ठीक है। तो जब हमें कभी किसी सर्किट की रेजिस्टेंस को कम करना होता है तो हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो आपको बहुत सारे ऐसे सर्किट्स मिलेंगे, इंशाल्लाह हम पास्ट पेपर्स करेंगे अनकरीब। तो मोस्ट प्रोबब्ली अगले लेसन में, बल्कि अभी मैं सर्किट सॉल्व करवा देता हूँ पास्ट पेपर्स में से। तो उसके अंदर ये आपको ना रेजिस्टेंस की टोटल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा निकलवाएंगे। तो आपने याद रखना है कि अगर दो सीरीज में और एक पैरेलल में, तो पहले सीरीज सॉल्व करोगे ऊपर वाला या नीचे वाला जो भी है, ठीक है। और उसको जो है फिर अगले वाले के साथ, यानी कि तीन एक साथ सॉल्व नहीं होंगे, आप पहले दो को सॉल्व करके एक बनाओगे और फिर उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सबको ये बात समझ आ गई है? जी सर। जी। जी। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगता, तो यहाँ पे R1 के साथ R, तो यहाँ पे मेरा बच्चा R1 R2 R3 हो जाता, और ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता, बस खत्म। एक रजिस्टर आपने और ऐड कर दिया, ठीक है। सब ये नोट कर लें, फिर आगे वाली सर्किट को सॉल्व कर दें। सबने कर लिए? अगला सर्किट, अब इसमें क्या करेंगे, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके एक बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 2/4 प्लस 2, ठीक है। और इसके साथ जब हमने इसको एक बना दिया तो फिर इसके साथ 6 वाले को डायरेक्टली ऐड करवा देंगे, ठीक है। आप इसको डबल स्टेप में कर लेंगे तो इस तरह होगा कि फर्स्ट यू हैव फाउंड द सम ऑफ दिस, सो दैट इज 8 और 6, दैट गिव्स यू 1.5, ठीक है। अब ये वाला चंक पूरा सॉल्व होके 1.5 का हो गया, and now it is in series with this 6 ohms, so overall you're getting 7.5, ठीक है। ये R टोटल हो गया। सबको बात समझ आती है? जी सर। जी सर। जबरदस्त। अब हम चलते हैं इंशाल्लाह ताला सर्किट सॉल्व करने, जो सिंपल सर्किट से। अच्छा उससे पहले ये ये ओहम ओहम जो होते हैं ना, ओहम, साइमन ओहम्स रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो ओहम है, ठीक है। और इसको हाँ, सिंबल जो है इसको, हाँ इसका नाम ओहम है, मगर इस सिंबल का अपना नाम ओमेगा है, ठीक है।
आपको पता है ये क्या है? ये है न्यू, ये है न्यू, ये है, सुनो सुनो, ये है न्यू और ये है म्यू। मेरे स्टूडेंट ने कहा सर ये है च्यू। से चल रहा है। उसने उसने मैंने बताया, मैं पढ़ा रहा था, मैं क्लास को पढ़ा रहा था, पूरी भरी हुई क्लास थी, तो मैंने कहा ये है न्यू और ये है म्यू, बड़े बच्चे थे सारे, उसने पता नहीं कुछ और बनाया, कहा सर ये है च्यू। तो सो दीज आर ग्रीक, दीज आर बेसिकली द ग्रीक लेटर्स, ठीक है। और क्योंकि फिजिक्स ग्रीक लेटर से बहुत ज्यादा, अब कितने सारे सिंबल्स देते, पाई, ठीक है, थीटा, और भी लैम्डा, जबरदस्त, लैम्डा, सर जो ठीक है। वर्ड सर जो वर्ड फिजिक्स है वो फिजिका से आता है, जो ग्रीक वर्ड है। बताइए, बताइए भाई, बताइए, शाहजेब ने कितनी जबरदस्त बात बताई, ठीक है। तो फिजिका जो है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है भाई। तो ये ओम का आपको क्लियर हो गया, सबने नोट कर लिया। अच्छा जी, मैं यार थोड़ा ठीक सा है। पहले पहले ओम्स लॉ करवा देता हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना सर्किट्स तुम लोगों को होमवर्क में दे दूं, ताकि तुम लोग आपस में बैठ के फिर थोड़ा सा खुद भी तो कुछ करो ना। तो 2024 और 23-22 के पेपर्स में से मैं पीडीएफ बनाता हूँ, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रात तक सेंड कर दूंगा, या फिर अभी क्लास के बाद सेंड कर दूंगा, तो सारे बैठ जाना उसको करना। कल का भी एक क्वेश्चन रहता है, तो वो भी करना है, ठीक है। तो पढ़ते रहते हैं यार आज, चलो सबने नोट कर लिए। अली आए हैं, अली तुम्हें वीडियो की रिकॉर्डिंग लिंक में शेयर कर दूंगा, तुम आराम से बैठ के सारी चीजें देख लेना। बस अभी जहां से पढ़ा रहा हूँ वहां से साथ हो जाओ, ठीक है। जो बड़ा जबरदस्त मजा आता है बच्चों को पढ़ाने में यार। तो अब हम आ जाते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ ये कहता है बेटा कि आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जितना पीछे पुश मिलेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रन करेंगे, सही है, बात समझ आती है, और उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट जो है, आई एम नॉट श्योर, ओ लेवल्स में तो ये पूछी जाती है, ठीक है, आजीज में आई हैवंट सीन इट, बट ये आप लोगों को याद रखनी है। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इन अ कंडक्टर current is directly proportional to potential difference, यानी कि वोल्टेज, ठीक है। if all other physical conditions are kept constant. Like you're not changing the temperature of the conductor, you're not changing the length of the conductor, you're not doing anything to the conductor, you're only changing the potential difference of the voltage across it. So you change the value of voltage and the greater amount of current is going to flow, okay? All right. If I'm supposed to draw the graph for Ohm's law, so Ziad, Assalamu alaikum. Welcome to the class. You'll get the video link for whatever we have studied yesterday and today. So you can just, okay, sit and watch that. I'll share it with you. So it's just a recap of current electricity. And okay, and it's a very good chance for you to just recap and recall all the type of circuits and everything. So just watch the video and be with me from here. So all the conductors, they can be classified into two types. They either follow the Ohm's law, so they're called ohmic substances, or they're called non-ohmic. We do not, although they are conductors, they conduct electricity, but this law is not applicable on them. Okay, so ohmic conductors are all resistors. All the resistors which are made up of metals, they are ohmic conductors. We must know about three of the non-ohmic conductors. The first one is a filament lamp, which is a bulb. And the other one is, we can say, a diode and a semiconductor. So these three conductors do not obey Ohm's law. If you guys are supposed to draw Ohm's law graph, so that is going to be a V versus I graph. V on the y-axis and I on the x-axis, okay? And you're going to get a straight line, okay? So
Is the gradient constant or it's changing? Constant. Constant. So that means, okay, the gradient of this V versus I graph is going to be the value of resistance. So resistance is constant. You're increasing voltage on the same side. The current is also increasing. Okay, that means if your V is increasing, so R is constant. Okay, so V equals to IR. This is the formula for Ohm's law. Okay, and you can remember this using this triangle. Just put a V on the top and I and R on the bottom, and we are going to solve the circuits using this one law. There is no other way or no other tool to solve the circuits. Only will be either we'll be using this V equals to IR, or we'll be using these combinations which we have studied in the class. Okay, like the series and parallel thing. Two series, one parallel, two parallel, one series, the combination of all these things. We studied about the combination of the cells. Okay, in series they're added up, in parallel they just remain the same. So that's all the thing you need to remember for solving the circuit. Okay, so for all the conductors which obeys Ohm's law, you'll be having a graph like this. Okay, this is a V versus I graph. Remember, if this is I versus V graph, okay, sometimes it can be switched switched. So if this is I versus V graph, so just V equals to IR, and I or R equals to V over I. If I swap the values, if I say this is I over V, so that is also going to be 1 over R. Okay, so if this is I versus V graph, so you can see here that I and V, the gradient is going to be 1 over R. It's not going to be R. So as the current is increasing, if they swap the values of the axis, if they just swap the values of the axis, so I versus V graph gradient is not going to be R. It's going to be 1 over R. That's what I've told you. That's it. That's the thing. Okay. Now we can see here that as current is increasing, voltage is increasing, and they're just the resistance is constant. Now there is one thing which is called a filament lamp, and the graph of filament lamp is like this curve. There's IV graph, okay, or VI graph, whatever it is. So my dear students, we have just noticed that the gradient of the graph is the value of resistance. Okay, I've seen here that this is a curve, and we know that for a curve, the gradient is not constant, because if you draw the tangents, we can see here that the gradient is getting less steeper. Okay, so who is going to tell me what is the gradient of I versus V graph? It's 1 over R. We just did it. It's 1 over R. Yeah, it is I versus V. The gradient of I versus V graph is 1 over R. So that means the gradient is decreasing. Okay. So if just look here, gradient is equals to 1 over R. If the gradient is decreasing, what do you mean by that? That R is increasing? Are you getting? And there will come a time when this graph is going to go like this. So that means that current is going to decline. Are you getting? Yes, sir. So the substance, no, okay. In simple words, you must remember that a substance which do not obey Ohm's law, the current and voltage are not directly proportional to each other. That's a simple thing. But why? Why is this happening? So they will give you the curve of the filament lamp, and they will ask you to define that. So you are simply going to say, in a filament lamp, who has seen a filament lamp? A bulb, the yellow colored one. Okay, jisko haath nahi laga sakte, it was so hot. So what happens? So why the current and voltage are not directly proportional? Because the resistance is not proportional. The resistance is not constant. Now this is what happens. You'll be asked to explain the curve. Okay, so you're going to tell that as the current increases or as the voltage increases, the bulb gets hotter.
Okay, and as the bulb gets hotter, so what's going to happen? The resistance increases, and when the resistance increases, current decreases. So eventually, as voltage is increasing, current is not increasing. It's going to decrease because the resistance gets increased. The resistance is not constant over here. So that means Ohm's law is not followed. Okay, so I'll just give you a paragraph to write, and you're just going to quickly write down. Okay, so you have to write down from there. I want you guys to write down this quickly. Or you can write this one as well. Wait for a while. I'll tell you what to write. Okay. So please note down this thing. These 3 points. Draw the graph. Okay. You can just draw the one axis, the positive axis. That's it. Or you can draw the whole thing. That's acceptable. अच्छा हमारा एक मैथ्स का लेसन मिस्ड है, इंशाल्लाह वो करना है हम लोगों ने, ठीक है? तो उसको भी प्लान आउट करते हैं वीकेंड के ऊपर, अर्ली मॉर्निंग करना है वीकेंड पे, अर्ली मॉर्निंग। तो एक तो मैं कल फ्री हूँ, मगर कल जुम्मा भी है, तो आप लोग सबकी भी एक्टिविटीज़ होती होंगी। आई एम नॉट श्योर कि स्कूल्स यूएई के स्कूल्स तो बंद नहीं होते फ्राइडे को, तो मेरे बच्चे अवेलेबल नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह इसको हम फिर सैटरडे या संडे में से किसी दिन ले जाते हैं, ठीक है? जो मंडे वाला लेसन हमारा मिस हुआ था। तो इसको भी म्यूचुअली डिसाइड करके करते हैं, ठीक है? मैथ्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, तो मैथ्स का लेसन हमारा रहता है। हाँ, सेकंड थ्योरम एग्ज़ैक्टली, सेकंड थ्योरम हमारा चल रहा था और फिर वहाँ पे हमने पॉज़ कर लिया था। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी लास्ट क्लास में, ठीक है? और जो स्कूल में जो लोअर ग्रेड्स के हैं, जो अपेयरिंग बच्चे नहीं हैं, वो प्लीज़ मुझसे कोऑर्डिनेशन में रहें फॉर द होमवर्क्स एंड फॉर द प्रैक्टिस एंड फॉर द प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग, ठीक है? साथ आप खास तौर पे फिज़िक्स और मैथ्स दोनों के लिए, और ज़रियाब से भी कह दीजिएगा कि सर से कोऑर्डिनेट कर दें, और आप दोनों जो है अगर आना चाहें तो मैं आपको अलग से फिर प्रिपेयर करवा दूँगा इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर। प्लीज़ मुझसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, ठीक है? अपनी ज़िम्मेदारी समझ के। ठीक है सर। और आप जो ये वीकेंड पे यूरोप जाते हैं घूमने, इस बार ना जाएँ क्योंकि आपका टेस्ट है। इसने मुझे जॉइन किया और उसी वक्त कह दिया सर मैं सैटरडे संडे को होता ही नहीं हूँ। यानी आप क्लास स्केड्यूल कर ही नहीं सकते। हमारा एक बच्चा यूएस से आ गया पढ़ने के लिए, सोचो यार, उसकी क्लासेस मिस हो रही थी। कितना अच्छा बच्चा है। अब्दुल तुम्हारा टेस्ट पेंडिंग है भाई, वेव्स का। जी सर, वीकेंड पे करके भेज दूंगा। वीकेंड पे करके भेज दो, चलो ठीक है फिर। हाँ, रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का मतलब है करंट को रोकना। तो जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी करंट उतना कम हो। हाँ, ऑपोजिट स्टॉप्स काउंटर, ठीक है, ठीक है। ओम्स लॉ हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। ये ए लेवल्स का टॉपिक है, नीचे का कुछ नहीं लिखना है हमारे सिलेबस में, ऐसा रखो कुछ भी नहीं है, ठीक है? ओके, चलो फिर एक काम करते हैं, मुझे 10 मिनट्स दो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, मीटिंग में ही रहो, एक और टॉपिक करवा देता हूँ फिर इंशाल्लाह ताला, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा फिजिक्स में हम लैग कर रहे हैं, सिलेबस काफी रहता है, तो ठीक है। हाँ, पॉज कर दो, बस 10 मिनट्स में इसको रीराउंड करते हैं।